बजट में क्या क्या उम्मीदें करें? लोगों की चिंता सबसे ज्यादा मिस्टर यादव यह है कि ऐसा ना हो कि आप जेडीयू को यानी इनकी पार्टी को, नीतीश बाबू को मना कर रखने के लिए वहां खूब पैसा दे दें, उधर आपको टीडीपी को भी मना कर रखना, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है अमरावती, नया कैपिटल सिटी बनाना चाहते हैं नायडू साहब, तो उनको भी खूब पैसा दे दीजिए और लोगों को टैक्स वैक्स में कोई राहत ही ना मिले। क्या है आपकी सरकार की सोच? देखिए अंजना जी, देश की जनता ने तीसरी बार फिर से एक इतिहास रचते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक सरकार को फिर से सरकार बनाने का मौका दिया है और वो विश्वास दिखाता है कि देश में जिस प्रकार से 10 साल से जो गति रही, एक आर्थिक गति रही, देश में प्रगति की जो गति रही, वो आगे कंटिन्यू होती रहे। चुनाव से पहले इंटरिम बजट हमको पेश करना था, हमने उसको पेश किया था, हम सब जानते हैं। उसने एक आधार तो रख ही दिया है कि भारत किस ओर जा रहा है। आज टेक में जॉब्स पे इन्वेस्ट करते हुए, उनको प्राथमिकता देते हुए, जो भारत ने एक 2047 में विकसित भारत का संकल्प देखा है, उस भारत का संकल्प देखा है जो डेवलप्ड हो, उसके लिए एक फाउंडेशन ले करने वाला यह बजट होगा जो हर क्षेत्र में, चाहे फिर वो गरीब हो, किसान हो, महिला हो, कोई भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, नौजवान हो, जॉब्स हो, उन सब सेक्टर्स को एड्रेस करते हुए एक अच्छा बजट इस साल हमारे लिए आने वाला है। पर अभी जो कुछ आंकड़ों की बात हो रही थी, मैं थोड़ा सा एक आंकड़ा उसमें और जोड़ना चाहूंगा। आपने बताया कि 10वें स्थान पर हम थे 2014 में जब हम आए और हम उसको 5वें स्थान पे ले आए, पर ऐसे ही नहीं है कि 10वें से 5वें पे आ जाते। 2004 और 14 का कंपैरिजन भी बताना चाहिए। 2004 में जब हम छोड़ के गए थे अर्थव्यवस्था, वो भी 10वें स्थान पे ही थी। 4 से 14 10 ही स्थान पे रही, एक स्थान भी ऊपर नहीं बढ़ी। 14 से आकर के वो 24 में 5वें स्थान पे आई, आज तीसरे स्थान पे जाने जा रही है। हम ब्राइट स्पॉट में आ चुके हैं। जब हम 14 में आए थे, हमारे पास 6 महीने का एक फॉरेन रिजर्व बचा था, 6 महीने का मात्र, जो एक एवरेज 17 महीने का होना चाहिए। आज भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है हम सब जानते हैं। 2012 से 14 के बीच में 33% रुपया गिर चुका था। पूरी दुनिया मानती थी कि फ्रेजाइल 5, भारत को ये बुलाने लग गए थे। आप सब नौजवान यहां बैठे हैं, गूगल करिएगा फ्रेजाइल 5। 2014 में भारत की इकोनॉमी को फ्रेजाइल 5 कहा जाता था, आज हमें फैंटास्टिक 5 कहा जा रहा है। ये जो एक सफर तय हुआ है 10 साल के अंदर, मूलभूत ढांचागत मजबूती देने का, देश की अर्थव्यवस्था को, अर्थतंत्र को मजबूत करने का। कहां हमारी ऑयल कंपनीज डेट में जा चुकी थी, कहां हमारा ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट 16% पे था, आज 7% पे। कहां हमारी डबल रेट की इन्फ्लेशन थी, मतलब इन्फ्लेशन के आंकड़े तो दिखाए गए, पर आप सोचिए देश में जब एक एवरेज ग्रोथ रेट 5% पे आ चुकी हो और इन्फ्लेशन 12% पे हो, तो क्या हालत होगी देश की। आज हमारा ग्रोथ रेट 8.2% पे है, आज हमारी इन्फ्लेशन 5% से नीचे है, आज एम्प्लॉयमेंट 3% पे जा रही है। यह वो दिखाता है कि 10 साल में अगर एक ठीक नियत की सरकार, एक अच्छी मजबूत सरकार अगर इस देश में चलेगी तो कोई चीज असंभव नहीं है। और तभी तो अगर ऐसी आधारशिला होगी, एक विकसित भारत का स्वप्न देखा जा सकता है। यह स्वप्न आप सबका है, हम सबका है, और इसीलिए स्वप्न को साकार करने वाला यह बजट आएगा और यह बजट उसकी एक आधारशिला रखेगा जो 2047 10वें से 5वें नंबर पर ले गए 10 साल में। आप 10 साल रहे तो 10वें के 10वें पर ही हम बने रहे। और देखिए, जो 10वीं की बात कर रहे हैं, अब इनकी बात को सभी तथ्यात्मक तौर पे आप देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। जब हमारी सरकार थी, जिस गति से अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी, 8% का एवरेज गति 10 साल का है। यदि वो गति ये मेंटेन रखते तो हमारी जो अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की अभी बनी है, हम 2019 के लास्ट में बन जाते तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था, जो 27 में बनेंगे। अभी भी वो गति चल रही है। फाउंडेशन जो तैयार किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, हाँ, बात बहुत लंबी लंबी इन्होंने की है और भाजपा के लोगों की आदत है, भाई प्याज नहीं खाती हैं वित्त मंत्री महोदया, पर आज प्याज का दाम आप जानते हैं कितना है? 55% बढ़ गया कुछ दिनों में। टमाटर क्या पता है लोग खाते हैं कि नहीं, टमाटर 70% बढ़ गया कुछ दिन में। आलू 25% बढ़ गया। खाने का तेल, पकाने का तेल, चलने का तेल, जनता का तेल 100 पार सब चीज चल रहा है। ऑयल कंपनी को लाभ हो रहा है। भाई दीजिए ऑयल कंपनी को लाभ, जनता को लाभ की जरूरत आपको नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जो उम्मीद है, आम जनता की उम्मीद क्या है कि उनको महंगाई से राहत मिले, उनको सही से रोजगार का सृजन हो। जो एमएसएमई खत्म हो गया है, लगभग 32,000 करोड़ रुपए वहां घाटा है, 32,000 एमएसएमई का जो है मामला खत्म हो रहा है, वहां दीजिए ताकि कुछ इन्वेस्टमेंट हो और वो लोग जो है लोगों को रोजगार दे। नौजवानों को रोजगार, मार्केट खत्म होता जा रहा है। सबने देखा कि क्या हालात है, 45 वर्षों में भीषणतम जो है बेरोजगारी है और महंगाई का आलम पूरा देश देख रहा है। अब एक तथ्य और, वाकई बढ़ोतरी और विकास तो हुआ है। 21 लोगों की संपत्ति, केवल 21 लोगों की बात मैं कर रहा हूं, मोदी जी के मित्र हैं वो 21 लोग,
और वो 70 करोड़ लोगों की संपत्ति के बराबर उनकी संपत्ति हो गई है। भाई बेरोजगारी महंगाई पर बात नहीं होनी चाहिए। आय की असमानता बढ़ गई, मिर्ची लगती है इस देश में लोगों को। क्या आय की असमानता बढ़ी है कि नहीं? 21 लोगों की संपत्ति 70 करोड़ लोगों के बराबर हो गई है। क्या यही उम्मीद इस सरकार से है कि सरकार कम से कम गरीबों पर तो रहम करे? 1384 रुपए की 5% जो सबसे गरीब लोग हैं उनकी मासिक खर्च होता है उनका, और बड़े बड़े लोगों का 5% जो है 20,000 से ज्यादा, 20 गुनी संपत्ति जो है ज्यादा खर्चों कर रहे हैं। इस देश की हालत ये है। ये 10 वर्षों के अंदर ये हालात बने हैं। क्या इसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्या प्रश्न नहीं पूछा जाना ये चाहिए इस देश के सरकार से, भाजपा के लोगों से? और उम्मीद की बात करते हैं, उम्मीद की बात है, इस देश के आम नौजवान को उम्मीद थी कि शिक्षा पर कम से कम बजट बढ़ाया जाए, स्वास्थ्य के मुद्दों पर कम से कम बजट बढ़े, मनरेगा पर पिछली बार 98,000 करोड़ रुपए का इन्होंने लोकेशन किया, मात्र 60,000 करोड़ खर्च किया है। मनरेगा जो है इस देश के आम ग्रामीण विकास के लिए सबसे जरूरी चीज है, रीढ़ की हड्डी है लोगों की, उन पर खर्च नहीं होगा। ये हाल है। बड़े बड़े पूंजीपति बड़े होते जाए, गरीब लोग और गरीब होते जाए, यही इनका नीति है, यही इनके निर्णय है और यही इनकी आर्थिक। थोड़ा सा रुक जाए। नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अब ये माना जा रहा है कि एक स्पेशल पैकेज, आप लोग दबाव तो डाल ही रहे हैं सरकार पर, तो किसका हक मारा जाएगा? और ये जो पिछड़ापन जिसमें बिहार को डुबोकर आप रखते हैं, उसका टैक्स ही तो वसूलेंगे ना। अगर आप स्पेशल पैकेज या अलग से पैकेज मांग रहे हैं बिहार के लिए, तो कहीं ना कहीं से तो उसको खींच के ही दिया जाएगा आपको। अंजना जी, पहले तो इन्होंने कहा कि सबके सपनों को साकार करने वाला बजट हो, तो मैं जरूर उम्मीद करूंगा कि बिहार जो एक अच्छे विकास दर पे आगे बढ़ रहा है, उसका विकास दर और आगे बढ़े, उसके सपनों के साकार करने वाला बजट हम जरूर चाहेंगे कि हमारे बिहार को मिले। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दबाव नहीं। 15,000 करोड़, मैं इस बारे 30,000 करोड़ ये मीडिया में बताइए ना। मीडिया में तरह तरह की खबर है, कोई 60 कह रहा है, कोई 30 कह रहा है, कोई 90,000 कह रहा है। पिछले बार 1 लाख करोड़ का कुछ मिला भी था। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का हिस्सा काट के हमें दीजिए। हम झारखंड से जब अलग हुए तो हमारी सारी संपत्ति झारखंड चली गई, तो उसमें एक वादा था ना स्पेशल पैकेज का, स्पेशल स्टेटस का। न मनमोहन सिंह की सरकार ने दिया, न 16वें वित्त आयोग ने दिया। हम कई बार रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं। इस बार उम्मीद बंधी है कि बिहार को जरूर कुछ ऐसा मिलेगा जिससे उसका पर कैपिटा इनकम भी बढ़े। सबसे कम पर कैपिटा इनकम है, ग्रोथ रेट हमारा अच्छा है, विकास करते हैं। 2 लाख करोड़ का बजट हमारे यहाँ भी है। अब वो आए कि 21 लोगों को लेकर के वो एक लिस्ट बता रहे थे कि वो सारे 21 लोगों की संपत्ति बढ़ी है और असमानता भी बढ़ी है। बिल्कुल बढ़ी है। राहुल गांधी और उपाध्याय जी में बहुत असमानता है, मैं मानता हूं इस बात को। जो राहुल गांधी को सुविधा परिवारवाद के कारण है, वो सुविधा आपको नहीं मिल सकती उपाध्याय जी। इस बात को पहले स्वीकार करिए। नीतीश जी और सत्यप्रकाश मिश्र में है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल समानता है, बराबर है, बिल्कुल बराबर है। दोनों की संपत्ति का बताइए। 1994 से जानता हूं, जब मैं स्टूडेंट था तब मिला था, और आज भी वही स्थिति है। तो कोई ऐसी है नहीं, वो संवैधानिक रूप में मुख्यमंत्री है, मैं उस पार्टी का नेता हूं, इतनी स्थिति है। लेकिन उनकी पार्टी में तो उस कुर्सी पे सिर्फ वही बैठेंगे जहां से बजट पता नहीं कहां कहां एलोकेट होते रहता है, उस कुर्सी पे वही बैठेंगे। किसी भी व्यापारी वर्ग पर, इस देश के किसी भी व्यापारी वर्ग को कोई पार्टी यदि टारगेट करेगी तो वो व्यापार घटेगा या बढ़ेगा? बिल्कुल आप चंदा लेते हैं, हर व्यापारी से हर लोग चंदा लेते हैं, राजनीतिक दल चंदा लेते हैं। एक टारगेट से कांग्रेस पार्टी को मैं लगातार देख रहा हूं कि कॉर्पोरेट के पूरे सेक्टर के बड़े बड़े व्यापारियों को लगातार टारगेट कर रहे हैं। उनका अपराध क्या है उपाध्याय जी? ये बताएंगे आप यहां बच्चों को कि उनका क्या अपराध है? नहीं बता पाएंगे आप। क्यों? क्योंकि आप भी उसी से पहले गलबहियां करते थे, उसमें बड़े अच्छे लगते थे वो लोग। मैं किसी व्यापारी वर्ग का समर्थक बता रहे कि न्योता लेके गए थे इनके नेता के पास। अगर इस देश में आप इस तरह टारगेट करेंगे तो व्यापार जो इन्वेस्टर्स हैं वो डरते हैं, वो घबराते हैं। अनुराग जी ऐसा हो, देखिए बजट ऐसा हो कि इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ बढ़े। हम सिर्फ खैरात मांग नहीं रहे सरकार से, हमारे इन्वेस्टर तभी ना आएंगे जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूर हम कुछ स्पेशल चाहते हैं, और केंद्रीय बजट में हमेशा एक फोकस पॉइंट रहा है पिछले 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का और फिजिकल डेफिसिट को घटाने का। इस बार उम्मीद है 5% से कम रहे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट कम करने की वो बात कर रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर आते हैं क्योंकि जो प्रश्न उन्होंने उठाया है वो जरूरी है। विपक्ष के अनेकों नेता हैं जो अंबानी परिवार की शादी में वहां पर पहुंचे थे, आपको मिला था न्योता, आप गई थी। ये सवाल नहीं है, सवाल है कि हम मोदी सरकार पर हमला करते करते क्या अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को भी टारगेट करेंगे? अरे कुछ तो रिश्ता रहा होगा, नाता रहा होगा, तब तो गए होंगे न्योता लेके राहुल जी के पास। देखिए भैया, हमने अभी टीवी पे देखा कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो हलवा बना रही थी। अब हलवा बनाया जाता है हमेशा से, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इन्हें उस हलवा में से ज्यादा हिस्सा
पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो मिडिल क्लास है, उसको उस हलवा में से ज्यादा मिले, और जो संपन्न लोग हैं उनको थोड़ा कम मिले तो ज्यादा अच्छा है। तो कम से कम समानता देखने को मिलेगी। लेकिन वो हलवा का ज्यादा हिस्सा अगर धन्ना सेठों के पास चला जाएगा और गरीब और जो हमारे कमजोर वर्ग के लोग हैं अगर छूट जाएंगे तो वो भी ठीक नहीं है। तो ये मेरा उनसे आग्रह है कि हलवा का जो वितरण हो बराबरी से हो। दूसरी कह रहे थे हमारी अर्थव्यवस्था 10वें नंबर थी, अब बहुत बड़ी हो गई है। इतनी बड़ी हो गई है कि 25 वैकेंसी निकलती है, लाखों बच्चे पहुंच जाते हैं रोजगार लेने के लिए, मात्र 25 वैकेंसी में इतना ज्यादा रोजगार दे दिया है। अभी हाल में देखा होगा आपने, बॉम्बे में एक वैकेंसी निकली एयर इंडिया में, रेलिंग टूट जाती है, इतनी भीड़ हो जाती है, और आप कह रहे हो कि आपने इतना रोजगार दे दिया, उतना रोजगार दे दिया। रोजगार के मारे लोग परेशान हैं, हर घर घर में बेरोजगारी, जिसपे आप चर्चा नहीं करना चाहते। आज भी 80 करोड़ लोगों को आप क्यों लाइन में लगाए हैं? 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो चावल 5 किलो आटा में जिंदा रखना चाहते हो। आप कहते हो मेरी 5 ट्रिलियन मेरी इकोनॉमी होगी। ऐसी इकोनॉमी का मैं क्या करूंगा जब मुझे भीख मांगना पड़ रहा है सरकार से? हमें सरकार की खैरात पे जीना पड़ता है कि 5 किलो चावल 5 किलो आटा हमें चाहिए। अरे हमें रोजगार दे दो, हमें पैरों पे खड़ा कर दो, हम दूसरों को 5 किलो चावल 5 किलो आटा दे देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग स्वाभिमान से जीने वाले लोग हैं। एक बात। दूसरी बात, अभी आप कह रहे थे डॉलर क्या हो गया, अभी तो आप उन्नति बता रहे थे, हमारा रुपया इतना मजबूत हो गया। पहले सुनते थे रुपया बहुत मजबूत हो गया है, अब 83 रुपए हो गया है डॉलर, रुपए के मुकाबले डॉलर। तो क्या रुपया मजबूत हुआ या कमजोर हुआ? आपने देश के अंदर में जब आप कहते थे रुपया, जब यहाँ 65 रुपए डॉलर के मुकाबले था, तब कहते थे कि जहां रुपया कम होता, पतला होता है वो देश का अपमान होता है। आज तो ज्यादा हो गया ना। मुझे पूरा विश्वास यकीन है कि किसानों का भी इस बात ध्यान रखा जाएगा। जो किसानों के नाम पे इतनी बार भारतीय जनता पार्टी उनका जो सम्मान नहीं करती है, उनके एमएसपी की गारंटी की बात करेगी और उनकी इनकम कैसे दुगनी हो इस पे बात करेगी। और महिलाओं को खासकर देश की जो आधी आबादी है उनके लिए क्या नई योजना लेके आना चाहती है। हम चाहते हैं कि उनके लिए भी सरकार ऐसी व्यवस्था करे कम से कम कि फाइनेंशियली वो अपने पैरों पे ज्यादा खड़ी हो। हालांकि वो आजकल हमसे ज्यादा आगे निकल रही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी भी गांव में जो उनके साथ समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं पे आप क्या विचार करने वाले ये बताइए। इन सब पर भी जवाब दीजिएगा, नौकरियों पर भी जवाब दीजिएगा, महंगाई दर पर भी जवाब दीजिएगा, प्याज की, आलू की, टमाटर, सबकी कीमतें उन्होंने बताई हैं। लेकिन नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी और एक आक्रामकता के साथ वो सरकार को घेर रहे हैं देश की संसद में, उनकी मौजूदगी में ये सब होना है। इसको किस तरह से आप लोग चैलेंज मान रहे हैं? देखिए अंजना जी, मैं सब बातों का जवाब दूंगा। सबसे पहले हलवे की बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हलवा है, प्रथा है, और हलवे का जो शेयर है वो सबको मिलना चाहिए। निश्चित रूप से सबको मिलेगा, क्योंकि आपकी सरकार नहीं है। नहीं तो सारा सफाचट समाजवादी कर जाते, सारा लेके जाते सैफई और अपना खुद ही खा जाते, किसी को कुछ मिलना नहीं। व्यक्तिगत के अलावा जवाब नहीं है। नहीं, अब मैं बात तो व्यक्तिगत क्यों आ रहे हो आप? ओपनिंग रिमार्क दिया, मैं इतना ही बोला था। अच्छा, ओपनिंग व्यक्तिगत होता है। मैंने ओपनिंग अपना रिमार्क दिया, मैंने बात करी विकसित भारत की, मैंने बात करी आंकड़ों की, मैंने बात करी ग्रोथ की, मैंने बात करी 10 साल में क्या हुआ, उससे पिछले 10 साल में क्या हुआ। जवाब में क्या आया? प्याज कौन खाता है, टमाटर किसने खाए, ये जवाब आया। ये बात नहीं है। अगर आपको इन्फ्लेशन की बात करनी है तो इन्फ्लेशन पे बात करते हैं। अभी भागते दिखेंगे यहां से बाहर। इन्फ्लेशन पे बात करिए। करते हैं, करो। बीच में नहीं। बदतमीजी चालू हो जाएगी तो कैसे होगा? करते हैं, नहीं कर ही रहे हैं। आपके लिए नहीं है, उनके लिए जवाब है। आपके जवाब पे दूंगा, आप तो हलवा खाओ अपना। अब जो रही कहानी इनकी, अब रही बात कुछ इन्फ्लेशन की, थोड़ी सी बात इनको इन्फ्लेशन पे बता दी जाए। इन्फ्लेशन 2010 से 2014 में एवरेज इन्फ्लेशन 10.34% था। 2014 से 2024 में 8% भी कभी पार नहीं हुआ, एवरेज 5%। आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन 24% 1974 में रहा, इनके राज में। ये लोग इन्फ्लेशन पे बात करते हैं। दूसरी बात, अब मैं बता देता हूं गड़बड़ क्यों भी लगती है। कोविड के दौरान जब ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट था 8%, 8.7, तब भारत का था 7.8। 24 और 2013 में, एक बार इनकी भी सुना दूं, 2013 में क्या हुआ? जब ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट था 1%, भारत का था 9%। ये लोग इनकी सच्चाई है। अगर भारत इनके हाथ में रहता, 10 साल में हमारी अर्थव्यवस्था के साथ इनने क्या किया वो पूरे देश ने देखा है। अब इसलिए इनको जब कई बार जवाब दो तो मिर्ची बहुत तेज लगती है। दूसरी बात, अभी बहुत 21 लोगों की बात हो रही थी, देश में वेल्थ क्रिएटर्स की बात हो रही थी, और सब युवा यहां बैठे हैं। मैं आज एक बात बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं। 10 साल के अंदर 1050 कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई, पब्लिक हो गई। 3.9 लाख करोड़ का कैपिटल रेज किया उन्होंने। पिछले 10 सालों में यह आंकड़ा 400 पे था। यहां पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति क्यों नहीं इस देश में एक यूनिकॉर्न बना सकता? क्यों नहीं $1 बिलियन कंपनी बना सकता? धीरूभाई अंबानी को ये बाहर से नहीं आए थे, एलियन नहीं है, 5,000 रुपए लेकर के कोई आया था। यहां पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति क्यों नहीं धीरूभाई अंबानी बन सकता? ये कैसी मानसिकता है? एक एंटी डेवलपमेंट माइंडसेट मन में बना लेना, यह कह देना कि जो भी पैसा कमाता है, कोई युवा आगे बढ़ जाता है, वो पैसा और अर्जित करता है या नौकरी एक स्वरोजगार देने का काम करता है तो गलत करता है। 23 लाख करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है, 23 लाख करोड़ का 5 सालों में। किसके लिए हुआ?
और किसके लिए हुआ? और भदौरिया जी, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, मेरे को पता है आप गंभीरता से नहीं सुन सकते, ये इनकी समस्या है, क्योंकि चाहे ये हो चाहे इनके नेता, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सुनने की हिम्मत रखो। अच्छा, एक नाम आप हो चाहे आपके नेता हो, एक मजाक बना दिया है देश के अंदर, मालिक हो गया 10 सालों में। भदौरिया जी, यही करना है आपको तो छोड़ देते हैं। नहीं, आप बोलिए। अगर कभी भी गंभीरता की बात हो, युवाओं की बात हो, ये हो या इनके नेता हो, या तो झूठे आंकड़े या मजाक, इसके अलावा इस देश में कुछ नहीं चलाएंगे। करिए ना आंकड़ों पे बात। मैं जो आंकड़ा यहां बोल रहा हूं, अगर एक भी आंकड़ा गलत है मुझे कोर्ट में चैलेंज करिएगा, और आपके लिए जो बोला उसके लिए जो भी था उसको बताइएगा। ये लोग झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। 2014 में क्या था डीजल पेट्रोल का रेट? आप ही बताइए। आप ही बोल रहे हैं, क्या बोतल में भर भी लाते हैं, वैसे ही छिड़कने लग रहे हैं पेट्रोल। छोड़ो, बोलना नहीं है, कमाल बात हो गई। मैं 10 सेकंड में अपनी बात पूरी पूरी कीजिए। मैं 10 सेकंड में अपनी बात करूंगी। ये एक जो माइंडसेट बन चुका ना देश में कि विपक्ष तो है, अब चाहे राहुल जी हैं चाहे कोई से भी है, सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध करना, यह गलत है। अच्छा, 21, 22 और 23 भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई सभी पेट्रोलियम पे, पेट्रोल पे और डीजल पे। इनके राज्य की सरकारों ने बढ़ा दी, हिमाचल ने बढ़ाई, पंजाब ने बढ़ाई। क्यों बढ़ाई? दीजिए जवाब। क्या देश में अगर सस्ता पेट्रोल डीजल मिल जाएगा तो कोई गलत हो जाएगा देश के लिए? क्या देश के लोगों को आपको महंगाई दिखानी है इसलिए अपने राज्यों में पेट्रोल बढ़ाएंगे आप? और कहीं भी इनने ड्यूटी अपनी कम नहीं करी। ये लोग की सच्चाई है। जब एक्सपोज होते हैं तो ऐसा ही करते हैं जैसे भदौरिया जी यहां कर रहे हैं।